जय माता दी। आज नवरात्रि व्रत समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में जिन भक्तों ने नवरात्रि के उपवास रखे हैं, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि नवरात्रि व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए, तो इस वीडियो में पूरा देखिएगा। नवरात्रि के व्रत में बहुत से भक्त पूरे 9 दिन का उपवास रखते हैं। बहुत से भक्त पूरे उपवास रखते हैं, यानी कि पूरे 9 दिन के उपवास रखते हैं। वहीं कुछ लोग केवल लास्ट के 3 दिनों के उपवास रखते हैं, तो कुछ लोग पहला और आखिरी उपवास रखकर कन्या पूजन करते हैं और इसके बाद में व्रत का पारणा करते हैं। वैसे तो नवरात्रि में पूरे 9 देवियों की पूजा 9 दिन करने के बाद ही 10वीं तिथि को ही पारण करने का हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है, जो कि शास्त्र सम्मत भी है। लेकिन हर कोई 10वीं तिथि के दिन व्रत का पारण नहीं कर पाते हैं, चाहे कारण कोई भी हो। तो ऐसे में यदि आपके यहाँ पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, तो अष्टमी तिथि पर आप सुबह कन्या पूजन करने के बाद गौ माता के लिए गौग्रास निकालकर या जिस भी प्रकार से अष्टमी का पूजन अपने घर पर करते हैं, पूजन करने के बाद माता रानी को प्रणाम करके क्षमा याचना करके जो भोग आपने माता रानी या कन्याओं को अर्पित किया है, उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत सुबह खोल सकते हैं। और जिनके यहाँ पर 9वीं के दिन कन्या पूजन होता है, वे 9वीं तिथि में माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके और कन्या पूजन हवन आदि करने के बाद में इसी प्रकार से व्रत का पारणा कर सकते हैं। जैसा कि अष्टमी तिथि को प्रसाद ग्रहण करके किया जाता है, और जो लोग 10वीं तिथि पर कन्या पूजन हवन आदि करने व्रत का पारणा करना चाहते हैं, वे भी माता रानी को अर्पित किए गए भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत पारण खोल सकते हैं। व्रत खोलते समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है, जिसमें हलवा, पूड़ी, खीर आदि का भोग लगाया जाता है माता रानी को। फिर उसके बाद में प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। भूलकर भी तामसिक चीज़ों का सेवन जैसे लहसुन, प्याज आदि का या अन्य तामसिक चीज़ों का सेवन व्रत पारणा के दिन भी नहीं करना चाहिए। और इस दिन भी सुबह और शाम 2 ही समय, आवश्यकता पड़े तो 2 ही समय भोजन आप कर सकते हैं जिसमें लहसुन प्याज ना हो। व्रत का पारणा हमेशा कन्या पूजन और हवन के बाद ही करना चाहिए। तो अगर आप किसी कारण से कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो कन्याएं आपको नहीं मिल पा रही हैं, वैसे तो कोशिश कीजिए। कोशिश करने से सब कुछ संभव हो जाता है, चाहे विदेशों में रहने वाले लोग ही क्यों ना हो। वह भी कैसे ना कैसे करके कम से कम एक ही कन्या का सही पूजन कर सकते हैं। फिर तो आप अपने ही देश में रह रहे हैं, तो आपके लिए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आसपास कोशिश करके देखिए, घर से दूर कहीं पर भी निर्धन कन्या मिल जाए, एक ही मिले छोटी कन्या, उसका आप पूजन कर सकते हैं। एक बटुक भैरव का पूजन करके उन्हें भी प्रसाद अवश्य दें। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तब फिर भी गौ माता के लिए फल, सब्जियां, हरी घास आदि और साथ में आटे की या फिर एक पूरी रखकर गौ माता को खिला सकते हैं। आटे की लोई खिला सकते हैं। गौ माता को तला भुना या बहुत ज़्यादा पूरियाँ खिलाने से उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिसका दोष आपको लग सकता है। इसलिए ऐसी ही खाद्य सामग्री, ऐसे ही जो भोजन व्यंजन आदि हैं, वह गौ माता को खिलाना चाहिए, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक हो। इस बार क्योंकि अष्टमी नवमी एक ही दिन पड़ी है, वही 9वीं तिथि 2 दिन होने के कारण लोगों में यह असमंजस बना हुआ है कि नवरात्रि में चैत्र नवरात्रि व्रत का पारण हम किस दिन करें, कलश विसर्जन कब करें और चौकी कब हटाएं। तो आज यानी 27 मार्च शुक्रवार को 9वीं तिथि है और 10वीं तिथि भी। 10वीं तिथि आज सुबह 10:07 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक 9वीं तिथि रहेगी। तो जिनके यहाँ पर भी कन्या पूजन होता है, वो इस समय तक 9वीं तिथि का कन्या पूजन करके फिर व्रत का पारणा 10वीं तिथि लगने पर कर सकते हैं। वहीं शाम को सूर्यास्त से पहले पहले भी आप कन्या पूजन आज भी कर सकते हैं और व्रत का पारण भी कर सकते हैं। कन्या पूजन पारण करने के बाद आप माता की चौकी उसी सम्मान के साथ हटाएं जिस प्रकार आपने विधि विधान से चौकी की
स्थापना की थी, कलश की स्थापना की थी। सबसे पहले चौकी को हल्का सा हिला दीजिए, माता की प्रतिमा को थोड़ा सा हिला दीजिए। उसके बाद कलश विसर्जन की तैयारी कीजिए। कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल यदि आपने अष्टमी या नवमी को ही प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांट दिया है, तो कन्याओं को आपने बांटकर दे दिया है तो कोई बात नहीं, बाकी की सामग्रियों का विसर्जन आपको करना चाहिए। मिट्टी के दिए या मिट्टी के जो भी पात्र हैं उनका विसर्जन करना चाहिए, और जल में डाली गई जो भी सामग्री कलश के अंदर है उसमें एक का सिक्का या रत्न यदि आपने डाला है तो वह आप अपने पास रखकर बाकी सभी सामग्रियों का विसर्जन कर देना चाहिए। विसर्जन करते समय वातावरण का ध्यान रखें और जगह आसपास विसर्जन की सुविधा ना हो तो अपने घर पर किसी खाली गमले में मिट्टी में भरकर जो भी फूल पत्ते अक्षत आदि हैं उनका विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें अक्षत को अगर हो सके तो आप पशु पक्षियों के लिए या गाय के लिए डाल सकते हैं। अगर आप माँ दुर्गा का विसर्जन कर रहे हैं प्रतिमा का, तो उन्हें सम्मानपूर्वक सुहाग की सामग्री अर्पित करने के बाद ही माँ को सिंदूर लगाकर सुहागन में लाएं। उस सिंदूर को अपनी मांग में भी लगाएं और उसके बाद आप सम्मानपूर्वक माता की विदाई कर सकते हैं, उनका विसर्जन कर सकते हैं। यदि आप विसर्जन बाहर नहीं कर रहे हैं, अपने ही घर पर उस समय प्रतिमा को वापस से मंदिर में रख रहे हैं, तब भी माता की मांग में सिंदूर लगाकर उन्हें सुहाग की कोई भी एक सामग्री हो चाहे कम से कम अर्पित करके ही फिर वापस उन्हें मंदिर में स्थापित करना चाहिए। कलश विसर्जन वैसे तो 10वीं तिथि को ही करना चाहिए, और इस बार क्योंकि शुक्रवार को दिन पड़ रहा है तो ऐसे में हो सकता है लोगों के मन में यह भी प्रश्न हो कि शुक्रवार को हम विसर्जन कर सकते हैं। तो देखिए हमारे शास्त्रों में तिथि और मुहूर्तों को वरीयता दी गई है, प्रधानता दी गई है। ऐसे में आप शुक्रवार को दिन क्योंकि 10वीं तिथि प्रारंभ हो रही है इसलिए विसर्जन कर सकते हैं। कलश विसर्जन आज शुक्रवार को भी आप कलश शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। सूर्यास्त से पहले राहु काल या भद्राकाल में आपको विसर्जन करने से बचना चाहिए। आज वहीं व्रत का पालना आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। कुछ लोग सुबह कन्या भोज कराने के बाद व्रत खोल लेते हैं और वहीं कुछ लोग शाम के समय व्रत का पालना करते हैं। दोनों ही तरीका सही है, आप अपनी सुविधा के अनुसार व्रत का पालना कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। जय माता जी।